हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप पर। डियर, आज से हम शुरुआत करेंगे आपके पास एक नए सब्जेक्ट की, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भैया बचपन से देखे आ रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर हैं। बचपन से देखे होंगे ऐसे स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें दीवारें वगैरह को बोल देंगे सर ऐसा तो नहीं है, हमारा घर ऐसी नहीं है हमारी बिल्डिंग। बेटा दीवारें लगी होगी, लेकिन दीवारें हटानी जरूरी थी ताकि तुमको अंदर का चीज दिख पाए। ठीक है, तो दीवारें नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सबने देखे होंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, इनको डिजाइन करने की बात करेंगे, किस तरीके से इनका डिजाइन किया जाता है। यानी एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। अभी बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। यानी एक आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट मैं कहना चाहूंगा। अनलाइक द कॉन्ट्ररीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, ये वो बहुत सारा। यहाँ कुछ नहीं याद करना है। यहाँ पर जितनी हम इक्वेशंस की बात करेंगे, जितनी चीजों की बात करेंगे, वो डेवलप करना उतना ही ज्यादा आसान है जितना कि उनको रटना मुश्किल है भाई। अगर तुम इक्वेशंस की बात करोगे तो इक्वेशन तुमको एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, दिमाग में कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम आ जाएगा। सर याद कैसे करें, सर एक डेढ़ लाइन का इक्वेशन को याद होता है क्या। अरे डियर, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस इक्वेशन को बनाना उससे कई गुना ज्यादा इजी है। तो हम उसी मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे, उसी मेथोडोलॉजी से पढ़ने वाले हैं। लिमिट स्टेट मेथड की हेल्प से हम पूरे स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करेंगे। तो जुड़े रहिए अगले कुछ लेक्चर्स तक, ये सब्जेक्ट बड़ा ही रंगीन होने वाला है। शुरुआत करें सब्जेक्ट की। देखो, बात स्ट्रक्चर की चल रही है, बात इस स्ट्रक्चर की चल रही है। आप पिछले कुछ सेमेस्टर्स में आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी पढ़ा है। इस सेमेस्टर में आपके पास एमओएम यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी है, जहां पर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हो। हम उस स्ट्रक्चर की डिजाइन करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो आपका एनालाइज पोर्शन और डिजाइन पोर्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो अभी अपन चेकआउट करेंगे कि क्या है एनालिसिस, क्या है डिजाइन, क्या है एनर्जी प्रिंसिपल्स, सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। पहले देखते हैं कि यह जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। नीचे ये बड़े बड़े पैर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें पैर दिख रहे हैं तुमको, इनको आप कहते हो फुटिंग्स या फाउंडेशन। ठीक है, दीज आर योर फाउंडेशंस और फुटिंग्स एज यू कॉमनली कॉल इट। ये फाउंडेशंस क्या है सर, बेसिकली ये जो मेंबर है ना, वर्टिकल मेंबर, इट इज कॉल्ड एज कॉलम। अब ये कॉलम क्या करते हैं, जब भी लोड नीचे ट्रांसफर करते हैं, पंचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पंचिंग की प्रॉब्लम को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो बेस है वो चौड़ा कर देते हैं। अरे बात करेंगे बेटा पंचिंग क्या होता है, टू वे शीयर क्या है, सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। जब डिजाइन प्रोसेस से आएंगे, हम हर चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पंचिंग का प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज है। ठीक है, अरे तुम सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर मान लो तुम्हारे पैरों के नीचे फुट नहीं होता, तो क्या चलना आसान होता। एक बात सोचिए, आपके पैरों के नीचे जो एक तलवा है, जो बेस है, अगर वो बेस नहीं होता, तुम सोचो तुम्हारा पैर कुछ ऐसा ही होता, तो क्या तुम इजीली चल पाते, बोलो। दिक्कत आता कि नहीं आता। तो उसी के लिए एक लार्जर बेस दे रखा है बॉटम में, जो कि क्या कर रहा है, लोड को एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब लोड एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका मूवमेंट आसान हो जा रहा है। तो ऐसा ही हमारे कॉलम्स के साथ भी, अगर कॉलम्स का, अगर मान लीजिए लोड एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो उस बड़े एरिया वाले इस मेंबर को कहते हैं फुटिंग्स। इससे ऊपर आते हैं सर ये कॉलम्स। ये कॉलम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लोड ट्रांसफर कर रहे हैं किनको, इन फुटिंग्स को। इन फुटिंग्स को लोड ट्रांसफर का काम कर रहे हैं कॉलम्स। ठीक है, अब जनरली ये लोग कंप्रेशन के अधीन होते हैं, वो सब जैसे जैसे हम कॉलम की बात करेंगे हम इनकी बात करेंगे, कंप्रेशन के अधीन होते हैं। उसके बाद आपके पास एक मेंबर है जिसको आप कहते हो बीम। ये मेंबर्स देखिए आप, दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज बीम्स। ये मेंबर्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, ये देखो, ये एक बीम रह गया, ये एक बीम हो गया, ये पीछे बीम हो गया, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये सब क्या है, बीम फ्रेम है। तो अगर मैं इस बीम की बात करता हूँ, तो बीम क्या काम करता है सर, बीम बेसिकली इस कॉलम तक लोड ट्रांसफर कर रहा है। बीम बेसिकली क्या कर रहा है, इस कॉलम पे लोड ट्रांसफर कर रहा है। बीम सर एक दूसरे मेंबर को सपोर्ट करता है, दैट मेंबर इज कॉल्ड एज स्लैब्स। दैट मेंबर इज कॉल्ड एज स्लैब्स। अगर मैं इस मेंबर की बात करूं जिसके ऊपर आप बैठे हैं, आपके सर के ऊपर जो मेंबर है वो सब क्या है, स्लैब है।
तो आपके सर के ऊपर जो छत है वो एक स्लैब है, आपके पैरों के नीचे जो आपके पास मेंबर है वो एक स्लैब है। ये स्लैब बेसिकली क्या करती है, इस पे जब भी लोड आता है ये बड़े एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब ये स्लैब सपोर्टेड होती है इस बीम फ्रेम के ऊपर, तो ये स्लैब अपना लोड इन बीम्स को ट्रांसफर करती है। इन टर्न ये बीम्स अपना लोड लेके क्या करते हैं, जैसे ये बीम है आपके पास, इस बीम पर लोड आया है, ये बीम क्या करेगी, इस कॉलम में लोड डाल देगी, ये बीम क्या करेगी, इस कॉलम में लोड डाल देगी, ये बीम इस कॉलम में भी लोड डाल देगी, ये बीम भी इस कॉलम में लोड डाल देगी। बेसिकली अपना बीम्स जो है स्लैब से लोड लेते हैं, और स्लैब से लोड लेते हैं और ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कॉलम्स के अंदर। कॉलम्स नीचे तक जाएंगे, फुटिंग में लोड ट्रांसफर करेंगे, फुटिंग क्या करेगी, नीचे की मिट्टी में लोड को ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर वर्कआउट करता है। मतलब जो भी आर्टिफिशियल लोड्स हैं, हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के बारे में, लोड्स के बारे में बातचीत करेंगे आने वाले सेशंस में। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के लोड्स होते हैं, चाहे वो डेड लोड हो, लाइव लोड हो, विंड लोड हो, अर्थक्वेक लोड हो, स्नो लोड, अरे कोई भी लोड हो बेटा, वो सारा लोड को कौन झेलेगा सबसे पहले, सबसे पहले एक स्लैब झेलने वाला है। वो स्लैब उस लोड को कंसंट्रेट करेगा किधर, बीम्स के ऊपर। बीम्स उस लोड को लेकर ट्रांसफर कर देगी कॉलम के ऊपर। कॉलम उन सारे लोड को लेकर फुटिंग को दे आएगा। फुटिंग उस लोड को नीचे मिट्टी में डाल देगा, बात खत्म। ये इस तरीके से लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म आपका चलता है। तो कुल मिला के हमको ये सभी एलिमेंट जिनकी हमने बात करी, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, फुटिंग्स हो, इन सब की डिजाइन करनी है। तो आपका जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म यहां पर चल रहा है, जो लोड ट्रांसफर चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं इस लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो सर सबसे पहले लोड किस पर लगा, स्लैब्स पर। इन स्लैब्स ने लोड दिया बीम्स पर। सर इन बीम्स ने लोड किया किसको, कॉलम्स को। इन कॉलम्स ने लोड दिया फाउंडेशन या फुटिंग को, और इस फाउंडेशन या फुटिंग ने लोड नीचे ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया, ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया। और इसी के साथ क्या आपका लोड ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। तो हमको इस पूरे सब्जेक्ट के डिजाइन में इन सभी अलग अलग एलिमेंट्स को डिजाइन करके देना है कि सर बीम का लेंथ विड्थ हाइट कितना होना चाहिए, इसमें रीइंफोर्समेंट कितना डालना है, बेटा रीइंफोर्समेंट क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे आपके पास स्लैब को कैसे डिजाइन करना है, बीम को कैसे करना है, कॉलम को कैसे करना है, फाउंडेशन को कैसे करना है। जैसे आपने सिलेबस देखा होगा लास्ट सेशंस के अंदर, तो वो सिलेबस को हमने कवर किया था, उस सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स है अलग अलग यूनिट्स में। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे हम अलग अलग टॉपिक्स को देखते रहेंगे। ओके, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक, बोलो इज इट क्लियर। बहुत बढ़िया। अगर देखो सेशन अच्छा लगे तो खुद तो पढ़ना ही है अच्छे से, अपने यारों दोस्तों को बताना है कि भैया कॉन्सेप्ट अभी से मजबूत कर लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट अभी से अच्छे होंगे, इनको अप्लाई जब करना पड़ेगा आपको आगे के सेमेस्टर्स में, या फिर बाद में जब आप कंपटीशन मार्केट में उतरते हो, आपको आसानी होगी। यू विल फील इजियर टू टैकल दोज क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट अभी से डेवलप्ड होंगे। नहीं तो बाद में पाप धोने के लिए फिर कहीं ना कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे, फिर उसके लिए मेहनत करोगे, उसके लिए एक साल खराब करोगे। बेटा जिंदगी का एक साल खराब नहीं करना है, तो अभी से सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। ठीक है, सब मौज मस्ती अपनी जगह जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। ओके, लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, सुना है क्या, बताइए। आपने नाम सुना होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा बेसिक्स ऑफ आरसीसी। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यानी स्ट्रक्चर की संरचना जो है, स्ट्रक्चर की संरचना जो है उसका, उससे जुड़ी हुई इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसके ना हम दो बेसिक कंपोनेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरे को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को अगर समझना है तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। कैसे दो कंपोनेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ इनके दो कंपोनेंट्स की, तो एक कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास और दूसरे कंपोनेंट यहाँ पर। एक कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप करोगे एनालिसिस,
एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे आप, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे स्ट्रक्चर की डिजाइन की जाएगी। तो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को दो तरीके से बांट सकता हूं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर का एनालिसिस, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब? सर स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, अरे बेटा पिछले सेमेस्टर में पढ़े हो ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट, क्या पढ़े थे वो सर? सर कोई भी स्ट्रक्चर को लेते थे, कभी बीम, कभी फ्रेम, कभी ट्रस, सर उस फ्रेम में देखते थे शियर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, उसमें लोडिंग कितनी है, उसके बेसिकली सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, एनालाइज कर रहे हो ना स्ट्रक्चर को, कि वो जो लोड आ रहा है क्या वो लोड सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो, एनालिसिस चल रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, गिव मी अ मिनट। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के एनालिसिस की, तो आपने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखे होंगे स्ट्रक्चर के एनालिसिस के हिसाब से, अगर अपन बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स? अगर मैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सर एक देखा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स जिसको आप कहते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्या यहाँ पर भी यही सारा कार्यक्रम हो रहा था? सर फोर्सेस निकाल रहे थे, मोमेंट्स निकाल रहे हैं, शियर फोर्स निकाल रहे हैं, ये सब चीजें निकाल रहे थे, बोलो। या फिर आपके पास हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो, तो वो भी बात एक ही है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी सेम वही सब्जेक्ट है। इधर भी यही सब सेम कार्यक्रम चल रहा था, उधर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का ज्यादा कर रहे थे, यहाँ पर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ज्यादा करते हो आप। क्या करते थे सर, क्या करते थे सर? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालते थे, बोलो, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालते थे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशंस। यहाँ बात चलती है डियर आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, उसके अलावा अगर आप बात करो इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाला, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकाला, उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो एनर्जी इक्वेशंस का भी यूज किया, कुछ मेथड एनर्जी इक्वेशन पे चलते थे, तो एनर्जी इक्वेशंस की बात होती थी। तो ये सब्जेक्ट में क्या कॉमन था, आप एक स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हो कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या, उस मेंबर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही, क्या उसके अंदर फोर्सेस कितनी है, उसके अंदर मोमेंट्स कितने हैं, आपके रिएक्शन फोर्सेस की तैयारी, मतलब सेक्शन पता है तुमको कि ये सेक्शन, इसका साइज ये है, इसके ऊपर लोड ये है, अब बताओ इसके अंदर क्या मामला चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरा साइड देखो, दूसरे साइड में क्या हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं। सर मुझे लोड वोड ये सब पता है, मुझे बताओ उस स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, उसमें रीइंफोर्समेंट कितना डालना, उसका लेंथ कितना, उसका ब्रेड्थ कितना, उसका हाइट कितना, ये सब चीजें के बारे में। यानी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसके रूप रूप दे रहे हैं, ब्रह्मा बन रहे हो बे, ब्रह्मा बन रहे हो इस सब्जेक्ट में तुम लोग। ठीक है, तो यू आर द क्रिएटर, आप स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हो, आप उसको उसकी फोर्सेस के हिसाब से कि कौन से लोड उसके ऊपर आने वाले हैं उसके बेसिस पे उसको क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा बनना है सब्जेक्ट में, अबे इतनी बड़ी उपाधि मिल रही है, बोलो। तो यहां पर भी आप कुछ सब्जेक्ट्स देखते हो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट तो यही हो गया, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट है दैट इज
DSS, that is design of steel structures. तीसरा आपके पास एक सब्जेक्ट अगर मैं बात करता हूँ, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स क्या डिजाइन के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 3 4 5 अलग अलग पैरामीटर्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे सेफ्टी पैरामीटर की, वी विल टॉक अबाउट सर्विसेबिलिटी पैरामीटर, वी विल टॉक अबाउट एस्थेटिक्स, उसके अलावा हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की, और हम बात करेंगे इकोनॉमी की। तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की बात करी थी, यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर्स की बातचीत होगी, ठीक है। अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स इट इज कॉमन, ठीक है। तो कहने का मतलब देर आर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ बेसिकली। एक हो गया आपके पास एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स, एक हो गया आपके पास डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स। अब मेरा जो आप लोगों से सवाल है वो है कि सर डिजाइन पहले आया या एनालिसिस? क्या हम डिजाइन को पहले परफॉर्म करते हैं या एनालिसिस को? जरा सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, डिजाइन पहले होगा या एनालिसिस? देते हैं आपको कुछ टाइम, बताइए। एनालिसिस का पोर्शन पहले होगा या डिजाइन का पोर्शन पहले होगा? अरे काफी बच्चे कह रहे होंगे सर डिजाइन का पोर्शन पहले होगा, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन होगा फिर उसको एनालाइज कर पाएंगे। अच्छा डिजाइन किस क्राइटेरिया पे करोगे? मेरा उन बच्चों से सीधा सीधा सवाल है, डिजाइन किस क्राइटेरिया पे करोगे? अगर कोई स्ट्रक्चर एनालाइज नहीं किया तो उसको डिजाइन कैसे किया जाएगा? बोलो। बिना एनालिसिस के, बिना किसी पैटर्न पकड़े क्या तुम एक बिना सोचे समझे कि स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो? सर पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर को एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, पहले पता तो होना चाहिए किस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करो। प्रॉपर्टीज पता होगी तो उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। मतलब समझ में आ गया सर? एनालिसिस पहले होता है, डिजाइन नहीं होता सर, पहले एनालिसिस पहले होता है। अच्छा, अच्छा। जब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो एनालाइज किसको करोगे? भिंडी की सब्जी को? हम्म, बताइए। अरे जब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो एनालाइज किसको करोगे? भिंडी की सब्जी को या आलू गोभी को? तो डियर, एनालिसिस भी पहले नहीं, डिजाइन भी पहले नहीं, दोनों साइमल्टेनियस वर्क करता है। अगर मैं डिजाइन और एनालिसिस को देखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं सर डिजाइन और एनालिसिस दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। यानी जो डिजाइन पोर्शन है और जो एनालिसिस पोर्शन है, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली। अरे सिंपल सी बात को समझिएगा मेरी, सिंपल सी बात को समझिएगा कि अगर एक स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, मान लो मैं एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ कि डिजाइन और एनालिसिस का मामला कैसे चलता है। ओके, लेट अस मूव विद द फ्लो चार्ट। मान लीजिए, मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, आर्बिट्रली आपने एक स्ट्रक्चर की डिजाइन कर दी, ठीक है। एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया आर्बिट्रली, कुछ वैल्यूज लेके आपने लोड के हिसाब से कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। अब क्या ये स्ट्रक्चर एकदम सही है? तुमको पता था सर एक स्लैब को डिजाइन करना है, उसके ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स आने वाला है, 500 किलो न्यूटन का फोर्स आना है। तो उसके बेसिस पे तुमने एक स्लैब बना दी कि ये रही स्लैब सर, कि ये स्लैब 500 न्यूटन झेल लेगी। अरे कैसे बोल रहे हो झेल लेगी?
कैसे बोल रहे हो झेल लेगी? सर उस फोर्स को लगा के देखो, उसमें कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना इसके अंदर शीयर फोर्स आ रहा है, उसको चेक तो करो। चेक करने के लिए क्या लगेगी डियर? एनालिसिस लगेगी, नहीं लगेगी बोलो? ये स्ट्रक्चर को जब मैं एनालाइज करूंगा, इस स्ट्रक्चर को जब मैं एनालाइज करूंगा, जब इस स्ट्रक्चर को मैं एनालाइज करूंगा, दो आउटकम्स हो सकते हैं। जब इस स्ट्रक्चर को मैं एनालाइज करूंगा तो देयर कैन बी टू आउटकम्स। देयर कैन बी टू आउटकम्स। या तो ये स्ट्रक्चर पास हो जाएगा, यानी उस लोड को रेजिस्ट कर लिया तो पास, और या फिर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, या तो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दो ही चीज हो सकती है। जब वो जिस स्ट्रक्चर को आप डिजाइन किए हो ड्राइंग में, आप उसके ऊपर वो लोड लगा के देखो, लोड लगा के देखो, उसके बेंडिंग मोमेंट अगर मान लीजिए शेयर फोर्स वैल्यूज जो है वो एवरेज वैल्यू से कुछ ज्यादा फर्क नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर पास कर जाएगा। उसको झेल पा रहे नहीं झेल पा रहे, एनालाइज करके देखो, इसके लिए सोम टॉस की मदद लेनी पड़ेगी। या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। आइदर द स्ट्रक्चर विल पास और द स्ट्रक्चर विल फेल। देखो अगर स्ट्रक्चर पास हो गया, अगर स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, पास हो गया, तब क्या कर दो, क्या कर दोगे बोलो? अगर स्ट्रक्चर पास हो गया तो क्या कर दोगे? सर उसका कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म बोलो। और अगर स्ट्रक्चर पास हो गया मतलब जो लोड लगाना था वो लोड को आसानी से झेल पा रहा है स्ट्रक्चर, तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर स्ट्रक्चर फेल कर गया तो क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर स्ट्रक्चर फेल कर गया तो क्या करना पड़ेगा? सर एक ही तरीका बचता है, रीडिजाइन करना। रीडिजाइन, एनालाइज से पहले भी डिजाइन हो रही है, एनालाइज के बाद में भी डिजाइन हो रही है बेटा, कुछ पहले बाद में नहीं है। हमेशा क्या होता है, ये एनालिसिस और डिजाइन दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर पहले डिजाइन किया जाएगा या पहले एनालाइज किया जाएगा। स्ट्रक्चर जो है डिजाइन और एनालिसिस दोनों ही साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। यानी यहां से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं, कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं? कंक्लूजन निकाल सकता हूं, a structure is designed and analyzed simultaneously। एक स्ट्रक्चर का डिजाइन और एनालाइज दोनों ही साइमल्टेनियसली नहीं एक साथ चलता रहता है। तो ये बात हुई आपके पास स्ट्रक्चर के डिजाइन और एनालिसिस पोर्शन की कि किस तरीके से चलता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिजाइन कंपोनेंट्स। जो आपके डिजाइन कंपोनेंट्स है एक आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन की, बेसिकली एनर्जी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो डिजाइन कंपोनेंट्स कौन कौन सी है? अगर मैं बात करूं एक आरसीसी स्ट्रक्चर की, अगर आप एक आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाना, चाहे आपका घर भी हो सकता है, चाहे कोई बिल्डिंग हो सकती है, चाहे आपका ऑफिस हो सकता है, अरे बेटा कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है एक आरसीसी का। मुझे एक बात बताइए, क्या क्या जरूरतें हैं तुम्हारी उससे, क्या क्या जरूरत है? एक स्ट्रक्चर को जब डिजाइन कर रहे हो तो उससे आपकी जरूरत क्या क्या है? तो सर पहली जरूरत तो क्या कह सकता हूं सर मैं, भारी है ना मटेरियल, भारी है ना मटेरियल, तो मेरे सर पे ना गिर जाए। पता चला रोड को रजिस्ट करते करते वो बिल्डिंग का वो पार्ट कुछ टुकड़ा मेरे सर पर आके गिर गया, तो भैया RIP हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो भैया रेस्ट इन पीस अगर नहीं होना है तो पहली चीज तो हमको चाहिए उस स्ट्रक्चर से कि वो स्ट्रक्चर क्या हो, सेफ हो। यानी जो एक आरसीसी का स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो, इट शुड बी सेफ इनफ टू रेजिस्ट ऑल द लोड्स दैट आर एक्टिंग अपॉन इट ड्यूरिंग इट्स डिजाइन लाइफ। जितने भी साल के लिए उसको डिजाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिजाइंड ए स्ट्रक्चर फॉर 30 ईयर्स,
मैंने एक आरसीसी का स्ट्रक्चर डिजाइन किया 30 साल की मियाद के लिए, 30 साल की उम्र के लिए। तो मैं उससे चाहता हूं ना बेटा कि 30 साल तक उसके ऊपर जितने भी लोड आए उसको वो आसानी से झेल जाए, उसको रेजिस्ट कर ले। अगर रेजिस्ट नहीं कर पाए और फेल हो गया, सिर पे आके गिरेगा, और जिस दिन सिर पर आके गिरेगा उस दिन RIP, रेस्ट इन पीस। तो नहीं होना रेस्ट इन पीस, तो हमको क्या चाहिए, एक आरसीसी का स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। यानी पहली प्रॉपर्टी जो आपको एक आरसीसी स्ट्रक्चर से चाहिए, तो आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर needed from an RCC structure, from a RCC स्ट्रक्चर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सर पहली प्रॉपर्टी है आपके पास सेफ्टी। सेफ्टी, सेफ्टी का क्या मतलब हो गया? अगर मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, स्ट्रक्चर should resist all the loads, या स्ट्रक्चर should safely resist all the loads acting upon it during its design life। यानी जितनी भी डिजाइन लाइफ के लिए उस स्ट्रक्चर को आपने डिजाइन किया है, उस पूरी लाइफ में जितने भी लोड्स उसके ऊपर लग रहे हैं उसको वो सेफली रेजिस्ट कर ले, सेफली झेल जाए। तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मुझे एक आरसीसी के स्ट्रक्चर से यही चाहिए कि भैया वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि सेफ होगा तो यूज करने का मन बना पाऊंगा। अरे तुम नहीं सोचते हो ना कि अपने घर की छत कांच की लगा ले? सोचते हो क्या ऐसा? जैसा घर की छत जो है उस पर कांच लगा लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, केवल ग्लास की सीलिंग। कंक्रीट वगैरह क्यों लगा, तो कांच लगा दो, क्या दिक्कत है? सर मुझे पता है जिस दिन उसके ऊपर कोई लोड आएगा, जिस दिन उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लोड आएगा वो टूट जाएगा, और वो टूट जाएगा और वो सेफ नहीं रहेगा, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बन सकती है। तो इसीलिए मैं उसको सेफ नहीं मानता, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आरसीसी स्ट्रक्चर से भी मेरी नीड यही है। मैं इससे भी यही चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर सेफली सारा लोड रेजिस्ट कर ले। कब तक रेजिस्ट करना है सर? अनिश्चित काल तक रेजिस्ट नहीं करना है, जब तक उसकी जितने टाइम के लिए उसको डिजाइन किया है, जो भी उसकी डिजाइन लाइफ है वहीं तक रेजिस्ट कर दे, उतना ही चाहिए। 500 साल तक लोड रेजिस्ट करे मेरी ऐसी उससे जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, 30 साल के लिए डिजाइन किया, 30 साल तक काम कर दे दे, काम खत्म, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी जरूरत, दूसरी जरूरत क्या है आपकी? दूसरी जो जरूरत है डेट इज सर्विसेबिलिटी। अगर मैं बात करूं सर्विसेबिलिटी की, सर्विसेबिलिटी वर्ड का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि सर स्लैब जो है अपना लोड किसको देती है? बीम को। बीम अपना लोड किसको देता है? कॉलम को। और कॉलम अपना लोड देता है फुटिंग को, फुटिंग या फिर फाउंडेशन को। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस बीम का काम डिफाइंड है बेटा? बीम का काम क्या है सर? स्लैब से लोड लेना और कॉलम को लोड ट्रांसफर करना। सर इस कॉलम का काम भी डिफाइंड है क्या? बीम से लोड लेना, फुटिंग को ट्रांसफर करना। सर फुटिंग का काम भी डिफाइंड है क्या? सर कॉलम से लोड लेना, नीचे ग्राउंड में लोड को ट्रांसफर करना। सर क्या इस स्लैब का भी लोड डिफाइंड है? बिल्कुल रोल डिफाइंड है, जो भी लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उस लोड को बीम तक ट्रांसफर करना। बेटा सबका अपना अपना काम ऑलरेडी निर्धारित है, सबका काम ऑलरेडी क्या है, निर्धारित है। अगर मैं कहता हूं सर एक घर है उसके अंदर एक बीम है, उसने मना कर दिया स्लैब से लोड लेने से, वो स्लैब से लोड ले ही नहीं रही है, और यह स्लैब से लोड ले रही है तो कॉलम को नहीं दे रही है, या हो सकता ना लोड ले रही है ना दे रही है। मुझे एक बात बताओ, ये बीम कोई काम की है क्या? इज द बीम ऑफ एनी यूज?
अगर वो एग्जिस्ट तो कर रही है, वो बीम तो है, लेकिन वो बीम ना तो स्लैब से लोड ले रही है, ना तो कॉलम को लोड ट्रांसफर कर रही है। वो बीम कोई काम का हुआ क्या? इज इट ऑफ एनी यूज? नहीं। सर वो हो ना हो मेरे लिए बात बराबर है। अरे अरे, वो बीम काम तो तब आती ना जब वो स्लैब से लोड लेके कॉलम को ट्रांसफर करती, वो काम की नहीं है, कचरा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का सिंपल सा अर्थ हो गया, सिंपल सा मीनिंग हो गया कि जो भी फंक्शन उस स्ट्रक्चर में उस मेंबर का है, उस फंक्शन को वो परफॉर्म करे। यानी स्ट्रक्चर में हर मेंबर का फंक्शन फिक्स होता है, उस फंक्शन को अगर वो परफॉर्म करता है तो वो सर्विसेबल है, अगर उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है तो वो सर्विसेबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। यानी हर एक स्ट्रक्चर में हर मेंबर का फंक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। अगर उस फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करता है तो कह दो कि इट इज हाईली सर्विसेबल। अगर फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो इट इज नॉट सर्विसेबल। अच्छा, अगर एक स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं हुआ तो क्या वो काम का है? जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अगर स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं है तो स्ट्रक्चर फेल हो गया? ऐसा मत समझना। देखो भैया, 20 बीम लगी हुई है इस घर में, 20 में से एक बीम काम नहीं कर रही है, तो क्या स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा क्या? स्ट्रक्चर क्या इंस्टेंटली फेल हो जाएगा क्या? ना, इंस्टेंटली फेल नहीं होगा, फेल होगा एक समय के बाद। यानी जब भी स्ट्रक्चर अपनी सर्विसिबिलिटी लूज करता है वो इंस्टेंटली फेल नहीं करता है। सर्विसिबिलिटी खत्म होने का मतलब क्या है? आपका कंपोनेंट अपना वर्क उस एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहा है जिस एफिशिएंसी से उसको करना चाहिए। तो कहने का मतलब आप अपनी खराबी के रास्ते पर बढ़ चुके हो, फेलियर की तरफ आप रास्ता मोड़ चुके हो। फेलियर कुछ टाइम बाद आएगा। स्ट्रक्चर का सर्विसिबिलिटी का लूज करने का मतलब कहीं से भी मत समझ लेना कि स्ट्रक्चर फेल कर जाता है। स्ट्रक्चर फेलियर के रास्ते पे अग्रसर हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, और कहीं ना कहीं पर जाकर फेल करेगा। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पर जाके फेल करेगा। बट स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी लूज करने का मतलब कतई नहीं है कि स्ट्रक्चर फेल कर जाता है। समझ में आया? क्लियर है? इसको नोट डाउन करते हैं। तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं बात करूं सर्विसिबिलिटी की, तो आई एम सेइंग a structure should provides a structure should provide its services, या structural member, a structural member should provide its function or service to the structure. To be called as serviceable. ठीक है, अब बात करता हूं तीसरी प्रॉपर्टी की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको जरूरी है। तो तीसरा प्रॉपर्टी में डिस्कस करना चाहूंगा इसी के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी। द थर्ड प्रॉपर्टी दैट आई वांट टू डिस्कस along with serviceability is durability. सर ड्यूरेबिलिटी से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर? देखो सिंपल सी बात समझना, अगर एक स्ट्रक्चर
अपनी पूरी डिजाइन लाइफ तक सर्विसेबल है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात कर ली बीम की, सर पूरे 30 साल तक, जितने साल के लिए उसको डिजाइन किया, जो उसकी डिजाइन लाइफ है स्ट्रक्चर की, सर उस पूरे 30 साल तक अपनी अगर सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा, अगर वो पूरे 30 साल तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा, तो उस स्ट्रक्चर में कह दूंगा ड्यूरेबल है, तो वो बीम ड्यूरेबल है। यानी इफ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड्स सर्विसेबिलिटी अप टू इट्स डिजाइन लाइफ, देन इट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, देखो बेटा, चाइना के खिलौनों के साथ में एक चीज कही जाती है ना, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हो सकता है वो खिलौना जन्मों जन्मों चल जाए, अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाए, और हो सकता है सुबह खिलौना लाए शाम तक बंद। तो आप कहते हो ना सर चाइना के खिलौनों की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। क्यों कहते हो ड्यूरेबिलिटी कम होती है? सर वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं किया लंबे टाइम तक। अरे मैंने सोचा खिलौना लेके आया, कुछ टाइम तो खेलेगा, भी मैं घर पे लेकर आया, वहां पे खिलौना बंद हो गया। तो वो सर्विस दे तो रहा था, लेकिन कुछ टाइम तक ही सर्विस दिया। कब तक सर्विस देना चाहिए? आइडियली के स्ट्रक्चर को आप सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए जब तक उसकी डिजाइन लाइफ है। अभी जितने कम टाइम तक प्रोवाइड करेगा, उतना उसकी ड्यूरेबिलिटी कम कर जाएंगे। यानी सर्विसेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। अरे ऐसा भी तो कह सकता हूं, सर्विसेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। यानी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल इफ इट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज अप टू इट्स डिजाइन लाइफ। अच्छा, इससे एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इससे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या एक स्ट्रक्चर बिना सर्विसेबल हुए ड्यूरेबल हो सकता है क्या? बताइए, क्या एक स्ट्रक्चर बिना सर्विसेबल हुए ड्यूरेबल हो सकता है क्या? अरे सर क्या बातें करते हो। एक बात बताइए, आपने बोला था सर्विसेबल होने का मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करना, और ड्यूरेबल होने का मतलब ही होता है कि सर सर्विसेबल होना कब तक? अपनी डिजाइन लाइफ तक। तो अगर एक स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं है तो ड्यूरेबल कैसे हो सकता है? अगर एक स्ट्रक्चर सर्विसेबल ही नहीं है, वो अपनी सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अरे घर में वो निखट्टू बालक होता ना, सबसे छोटा बच्चा घर का, कुछ काम धाम नहीं करता है, वो अपना काम ही नहीं करता, तुमने बोला बॉटल खाली हो गई बेटा पानी भर के लिया, करेगा ही नहीं। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्या वो ड्यूरेबल है क्या? अरे तुम क्या उम्मीद लगाते हो कल भर के लिए आएगा? जब आज नहीं भर रहा तो कल कैसे भरेगा? पे आज भरेगा वो पानी की बोतल तो कल भी भर देगा, परसों भी भर देगा, उसके अगले दिन भी भर देगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वो आज भी नहीं भर रहा, वो आज भी तुमने बोला पानी भर के लाओ, बोल दिया भर के लिया। बताओ, अगर वो आज ही नहीं भर रहा है, कल कैसे भरेगा? सिंपल सी बात है। तो एक स्ट्रक्चर अगर सर्विसेबल नहीं होता तो ड्यूरेबल कभी नहीं हो सकता। यानी सर्विसेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैन बी टर्म्ड एज ड्यूरेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी with respect to time, with respect to time is called as durability। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं, if a structure provides its services up to its design life, then it is termed as then it is termed as ड्यूरेबल। तो एक स्ट्रक्चर अगर अपनी सर्विसेज अपने डिजाइन लाइफ तक परफॉर्म करता है तभी उसे ड्यूरेबल कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ एक नोट पॉइंट लिख देना, जो बात हमने करी थी, ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसेबिलिटी, विदाउट सर्विसेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल।
यानी एक स्ट्रक्चर सर्विसेबल ना हो और वो ड्यूरेबल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज। लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है आपके पास क्या, इकोनॉमी। इकोनॉमी से क्या मतलब है? देखो, एक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक होना चाहिए। कल को तुम बोल दोगे सर आरसीसी का बीम बनाना, उसमें सरियाना सोने का डाल दो, तो बेटा 80,000 का जूता अगर घर जाएगा तो सोने का सरिया में पूरा मोहल्ला जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या मैं एक स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं, नहीं बनाना चाहिए आपको। यानी एक स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सस्ता होना चाहिए। तो सर क्या हम एक काम करें, सर सरिया महंगा आता है तो पूरे स्लैब के अंदर केवल एक सरिया डाल दे? बोलो। अगर तुम पूरी स्लैब में केवल एक सरिया डाल दोगे तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या वो सेफ होगी? क्या वो ड्यूरेबल होगी? क्या वो सर्विसेबल होगी? बेटा सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी पर आंच आ जाए तो भैया इतना सस्ता भी नहीं बनाना है। एक स्ट्रक्चर सस्ता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक होना चाहिए, लेकिन कब तक इकोनॉमिक होना चाहिए? जब तक उसकी सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पर आंच ना आए। यानी अ स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिक, अ स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिक without affecting its safety, serviceability एंड ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर सस्ता होना चाहिए, लेकिन तभी तक सस्ता करना है जब तक इन चीजों पर आंच ना आ जाए, क्योंकि अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं मिली तो भैया वो स्ट्रक्चर वैसे भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करेंगे? इट विल बी अनयूजेबल। सिंपल सी बात है। ठीक है, लास्ट एक और प्रॉपर्टी जो अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज एस्थेटिक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स सर बाहरी सुंदरता। एक स्ट्रक्चर देखो, आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हो, अच्छा खासा पैसा भी तो लगता है, अच्छा खासा मनी लगता है उसको बनाने में, अच्छा खासा पैसा लगता है। तो एक बात बताइए, जब कोई चीज महंगी है तो भैया वो सुंदर होनी तो लाजमी है, होना चाहिए उसको। अगर महंगी भी चीज बन रही है, अरे बेटा कार्डबोर्ड के मान लीजिए टुकड़ों से घर बनाते तो सस्ता है बेटा, आज खराब हो गया कल फिर बना लेंगे, कल खराब हो गया परसों फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा हमारे पास है। लकड़ी का घर बनाया, वो भी कंपेरेटिवली सस्ता है। लेकिन आरसीसी का स्ट्रक्चर अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। बार बार नहीं बना पाइएगा कि हर 2 महीने बाद एक घर बना देंगे, सर नहीं होता है। जब इतना महंगा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ रहा है, इतना महंगा स्ट्रक्चर बनता है, तो वो सुंदर भी तो दिखना चाहिए। अगर उसकी बाहरी सुंदरता नहीं दिखेगी, अच्छा नहीं दिखेगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। यानी एक स्ट्रक्चर में, आरसीसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो उसकी बाहरी सुंदरता भी अच्छी दिखनी चाहिए। नहीं, एस्थेटिक्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अरे करते हो ना घर में, जैसे अगर फ्रंट में बात करता हूँ, एलिवेशन के अंदर अगर घर के बाहर की साइड में देखे तो हम कॉलम रेक्टेंगुलर नहीं बना के सर्कुलर कॉलम बना लेते हैं, उसमें नक्काशी बना देते हैं, फिर खुद को बोलते हैं मैं शाहजहां तो मुमताज। करते हो ना ऐसा सब कुछ? क्यों करते हो? क्या करेंगे? वो रेक्टेंगुलर कॉलम भी तो सेम काम करता है जो वो सर्कुलर कॉलम करेगा। सर सुंदर दिखता है, घर का लुक अच्छा आता है, अच्छा लगेगा। तो बस यही बात कह रहा हूं मैं। तो सिंस हैवी कोस्ट आर इन्वॉल्व, सिंस heavy costs are involved in making of an RCC structure, aesthetics also plays a very important role.
एग्जाम्पल, जैसे आप राउंड कॉलम्स यूज करते हो इन प्लेस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कटेल करते हैं। आई होप जितनी बातचीत हुई आज के इस लेक्चर में इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बात करेंगे आरसीएस के स्ट्रक्चर की, बात करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स की। तो क्या करना है डियर, जुड़े रहना आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप्स के साथ। तब तक के लिए दिस इज अभी मातो साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।